नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार आज आपको अमेरिका क्रांति का एक अंतिम पैराग्राफ जो अमेरिका क्रांति के लिए मेन है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका की क्रांति के पश्चात एक नया अमेरिका राष्ट्र के रूप में उद्भव होता है। उद्भव होने के पश्चात उसका एक संविधान बनता है। संविधान के अंदर जो वहाँ पे हायरार्की होती है, हायरार्की मतलब जो दास व्यवस्था या हायरार्की का मतलब एक उच्च वर्ग और एक फिर उसके बाद सबसे निम्न वर्ग जिसमें दास शामिल है, उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसी संघर्ष को हम गृह युद्ध के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अमेरिका संविधान, ये मेरा टॉपिक का नाम है, अमेरिका संविधान का निर्माण एवं गृह युद्ध। ठीक है, हमने पहले कारण और परिणाम सब देख चुके हैं। अमेरिका क्रांति के अंदर मध्यम वर्गीय, ये वो मध्यम वर्गीय है जो व्यावसायिक क्रांति के बाद वणिकवाद, वाणिज्यवाद, उसके बाद प्रबोधन के बाद फिर आपको देखने को मिलता है। इस प्रबोधन का सबसे मेन जो वैचारिक क्रांति होती है, उस वैचारिक क्रांति के अंदर आपको सबसे बड़ा परिवर्तन आपको अमेरिका की क्रांति में देखने को मिलता है। ठीक है, इस अमेरिका की क्रांति को जो संचालित करने वाला वर्ग था वो मध्यम वर्गीय था। ये मध्यम वर्गीय ही क्रांति के जनक होते हैं और ये मध्यम वर्गीय क्रांति के अनुरूप ही इस क्रांति का उद्भव या उसका चरण, उसका क्या नाम है, प्रगति दिखाई देती है। ठीक है, ब्रिटिश वाणिज्यवाद की नीति आपको मैंने कल बता चुका हूँ। कारण में निर्माणाधीन राष्ट्र, संवैधानिक मतभेद, तात्कालिक कारण, गिनविलेकी, करंगिंगम, पिट और लॉर्ड नॉर्थ, ये सब के सब पीएम हैं कहाँ के, ब्रिटेन के, जिनकी नीतियाँ इनके लिए जिम्मेदार है। ठीक, इसके प्रभाव से आपको देखने को मिलेगा शक्तिशाली राष्ट्र का उदय। शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अमेरिका, आपको मैंने शुरुआत की थी जब मैंने बताया था 13 उपनिवेशों का क्षेत्र था। ठीक है, 13 उपनिवेश के बस्तियाँ आपस में मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करती है। तो एक सुदृढ़ राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अमेरिका का उदय देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद लिखित संविधान, इसका संविधान लिखित है, जबकि जो इसका मातृ देश था इंग्लैंड, उसका संविधान अलिखित रूप से है। ठीक, संघात्मक सरकार की स्थापना होती है। यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे संसदीय व्यवस्था है। जन संप्रभुता की अवधारणा, यहाँ पे सभी लोगों को एक समान अधिकार देने की बात की। औपनिवेशिक विरोधी दृष्टि, यानी उपनिवेश था अमेरिका और प्रथम उपनिवेश जो कि सर्वप्रथम स्वतंत्र होता है, अंग्रेजों का ऐसा उपनिवेश जो सर्वप्रथम स्वतंत्र होता है। ठीक है, और एक राष्ट्र का निर्माण करवाता है। अब उपनिवेश विरोधी दृष्टि से आशय मेरा यह है कि जितने भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे, अब उन सब में ये उमंग जागी कि जब एक उपनिवेश अपने मातृ देश से आज़ाद हो सकता है तो हम किस प्रकार से इस स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से हम भी अपने आप को आज़ाद महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे संविधान का निर्माण। अब संविधान, एक राष्ट्र मिल गया, निर्माण हो गया, तो अब संविधान संविधान का निर्माण 1781 में परिसंघ के नियम के अनुसार नई व्यवस्था कायम की गई, जिसके अंदर अब दो मत थे। एक तो था कि राज्यों को शक्ति दी जाए, संपूर्ण शक्ति, और एक राज्य संप्रभुता। एक था संघ को सब शक्ति दी जाए और संघीय सरकार की स्थापना की जाए। संघीय सरकार कमज़ोर हो गई, 1781 से 87 तक ये व्यवस्था चलती है परिसंघ के नियम के अनुसार, जिसमें संघीय सरकार कमज़ोर होती है। फिर 1787 में हैमिल्टन के नेतृत्व में शक्तिशाली संघ का निर्माण होता है। फिलाडेल्फिया में यह आयोजन होता है, संविधान सभा का गठन। पुनर्विवाद हो जाता है किस बात पे, एक तो संघवाद और गैर संघवाद। देखो, संघवाद और गैर संघवाद मैंने आपको बताया था जब बस्तियां स्थापित हुई थी, पूर्वी क्षेत्र में हुई थी। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिला था कि किस प्रकार आपको विकास क्रम वहाँ पे नहीं देखा जाता। ठीक है, तो ये जो नए देश आज़ाद हो रहे थे वो संघवाद के रूप में तो अपने आप को अस्तित्व रख रहे थे। गैर संघवाद वह देश जिनको कोई मौलिक अधिकार नहीं था। तो इन दोनों में आपसी विवाद था कि संघवाद के अंदर आपका जो मैंने हायरार्की बताई, कुलीन तंत्र एवं बद्धजन, व्यापारी, तस्कर और छात्र, कृषक और श्रमिक, और अमरीकी दास और अफ्रीकी दास,
इन दासों को अपने आप में ये था, ये गैर संघवाद के विरोध थे। ये बोले कि यदि संघवाद की स्थापना हो जाएगी तो हमारे अधिकारों का हनन होगा, हमें किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो इस वजह से विवाद होता है, लास्ट में संघवाद ही विजयी रहता है। बड़े राज्य, छोटे राज्य, अब बड़े राज्य जिनका विस्तार ज़्यादा था, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, उनको अधिक प्रतिनिधित्व था, तो इस बात पर विवाद। लेकिन फिर बात के अंदर ये सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व देता है। स्वतंत्र राज्य और दास राज्य, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है जो आपको लास्ट के अंदर अगले टॉपिक दिखाई देना पड़ेगा, गृह युद्ध। ये दास की व्यवस्था, इसमें जो उत्तरी अमेरिकी राज्य थे वहाँ पे अत्यधिक विकसित औद्योगिक नीति थी। उस औद्योगिक नीति की वजह से वहाँ पे श्रमिक संघ थे और किसी प्रकार का कोई दासत्व की भावना नहीं थी। लेकिन उसी के विपरीत दक्षिणी अमेरिकी राज्यों के अंदर क्या थी, दास व्यवस्था कायम थी। वहाँ पे कृषि प्रधान था, तो कृषि के अंदर दासों की अधिक से अधिक जरूरत पड़ती थी। तो इस वजह से वो लोग अपने दास राज्यों को, दासों को भी अधिकार देना चाहते थे, मताधिकार नए संविधान में। तो इसलिए दासों के लिए मत की व्यवस्था की गई। जो सामान्य मत था, सामान्य मत, एक व्यक्ति के मत, सामान्य मत का 3/5 भाग किसको दिया गया, दास को दिया गया। तो इस तरह से प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया। ये मैंने आपको बताया, ये दास ही अगली आपकी पारी खेलेंगे किसमें, गृह युद्ध में। ठीक, अब गृह युद्ध कहते हैं अमेरिकी क्रांति ने अमेरिका को एक राष्ट्र के रूप में उदय किया या उद्भव हुआ, राष्ट्र के रूप में उद्भव हुआ। वहीं गृह युद्ध ने अमेरिका को आधुनिक अमेरिका का स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, किस प्रकार किया, क्योंकि अब यहाँ पे आपको मैंने बताया कि दास की वजह से, दास व्यवस्था का विरोध, अब ये आपको मालूम है कि 2 मुद्दे हो गए, आर्थिक मुद्दे और संवैधानिक मुद्दे। आर्थिक मुद्दों के रूप में आपको देखने को मिलेगा दास व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है दक्षिणी अमेरिकी राज्यों में, और उत्तरी अमेरिकी राज्यों के अंदर दास प्रथा का विरोध हो रहा है। तो इन आर्थिक मुद्दों, संवैधानिक मुद्दों को लेकर विवाद हुआ। फिर उसके बाद मिसौरी समझौता होता है। हेनरी क्ले एक विचारक होते हैं या नेता होते हैं जिन्होंने इस बात को किया। उन्होंने 1820 में समझौता करवाया दोनों के बीच में, मिसौरी समझौता, यानी मिसौरी नदी के पश्चिम के अंदर के भागों को कि दास का राज्य का दर्जा दें या फिर आपको मुक्त राज्य का दर्जा दें, इस बारे में विवाद का सुलह करने के लिए मिसौरी समझौता होता है। उत्तरी अमेरिका राज्य में क्या दास विरोधी क्या होते हैं, आंदोलन को, दास मुक्ति के लिए आंदोलन प्रेरित हुआ। अब अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हुआ जिसमें लिंकन ने अपना घोषणा पत्र, उसने 2 व्यवस्था रखी, दास प्रथा का उन्मूलन करूंगा मैं, और उत्तरी अमेरिका राज्यों में उद्योगों की सुरक्षा। क्योंकि अब ये विरोध श्रमिक सारे के सारे ये उत्तरी अमेरिका के उद्योगों को नष्ट करने के लिए आंदोलन प्रेरित कर रहे थे, इसलिए इन्होंने वादा किया। फिर दक्षिण राज्यों में स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की, लिंकन का विरोध हो रहा था। क्यों, स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद में यदि उनको आज़ादी देने की बात हो रही थी तो इसका विरोध हो रहा था। राज्य की संप्रभुता की अवधारणा को अस्वीकार कर रहे थे, क्योंकि ये जानते थे कि यदि हमें इसमें शामिल कर लिया गया तो हमारे साथ किस तरह का व्यवहार होगा, हमें मत का अधिकार दिया जाएगा या हमारा शोषण होगा। इस प्रकार के इनके विवाद थे, जिसको सुलझाने का प्रयास आपको अमेरिकी संविधान संशोधन, 13वें संविधान संशोधन में दास व्यवस्था का उन्मूलन हुआ, और 14वीं और 15वीं व्यवस्था में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, रेडिकल कदम था, यानी ये बहुत परिवर्तनशील बिंदु था। ठीक है, क्योंकि इनको नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिए गए। लेकिन आज भी आपको देखना पड़ेगा, भारत के अंदर ही आप पढ़ेंगे तो आज भी जाति व्यवस्था जो बिल्कुल गंभीर रूप से इतने अधिकार रिजर्वेशन, आरक्षण के रूप में देने के बावजूद भी आज वो मुख्य धारा के अंदर अस्तित्व करने में उनको दिक्कतें आती। उसी प्रकार से यहाँ पे जब इतने अधिकार दे दिए, संविधान संशोधन हो गए, उसके बाद भी इनको क्या हुआ, मताधिकार के बावजूद भी इनको जो मूल धारा थी, गोरों के साथ, ब्लैक के साथ मूल धारा के अंदर इनको नहीं जुड़ पा रहे थे। ठीक है, इसके विरोध में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद भी 1960 में मार्टिन लूथर ने, अश्वेत नेता, इन्होंने विद्रोह किया इसके विरोध में, और विरोध करने के बाद में फिर वापस आपको देखने को मिलेगा बैराक ओबामा कौन बनते हैं, एक अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार अमेरिका संविधान और गृह युद्ध आधुनिक अमेरिका के उदय के लिए प्रारंभिक बिंदु साबित हुआ। नमस्कार।